নমস্কার, আমি বিশ্ব মজুমদার সোজা সাপটা নিয়ে এসেছি আপনাদের কাছে। আজ আমার সোজা সাপটায় চার বিশিষ্ট অতিথি। এই চারজনই পাহাড়ের অর্থাৎ দার্জিলিং পাহাড়ের মহারথী। এই চারজনের উপরই নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ রাজনীতির পাহাড়ে কোন দিকে বাঁক নেবে। গত 100 বছর ধরে পাহাড়ের দাবি গোর্খাল্যান্ড। এই গোর্খাল্যান্ডের দাবি থেকে ডিজিএইচসি অর্থাৎ দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল, সেখান থেকে জিটিএ, সেখান থেকে আবার এখন পিপিএস পার্মানেন্ট পলিটিক্যাল সলিউশন, সব মিলিয়ে পাহাড় রাজনীতি এই মুহূর্তে অত্যন্ত উত্তপ্ত। কে এই চারজন যাদের উপর নির্ভর করছে পাহাড়ের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ? একজন বিমল গুরু, দ্বিতীয় নাম অনিত থাপা, তৃতীয় নাম রাজু বিস্তা এবং চতুর্থ নাম অজয় এরওয়ান। এই চারজন আজ সোজা সাপটায় আমার মুখোমুখি সব প্রশ্নে। राजू जी, पहला प्रश्न है, जो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? पूरा नॉर्थ बंगाल और पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और पिछले 10 साल में जिस तरह के काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और पश्चिम बंगाल में जो 15 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार चल रही है और जितना इन्होंने जनता को ठगा है, अब जनता जान चुकी है। एकमात्र विकल्प है जो पश्चिम बंगाल को बचा सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी हैं। और पश्चिम बंगाल की जनता, और ख़ास करके अगर आप नॉर्थ बंगाल में, मैं नॉर्थ बंगाल की बात करूं, तो 8 के 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। दार्जिलिंग पिछली बार 4 लाख मतों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, इस बार मैं 5 लाख वोटों से जीतूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? ये आत्मविश्वास मुझे जनता से मिलता है, क्योंकि मैं जनता के बीच में 5 साल रहा हूँ। और मेरा चुनाव प्रचार अभी मैंने शुरू नहीं किया, क्योंकि मैंने 5 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था। द मोमेंट मैं एमपी बना, तब से ही मैं चुनाव प्रचार में हूँ और जनता के लिए सेवा कर रहा हूँ। और मैं आभारी हूँ दार्जिलिंग की जनता का, प्रधानमंत्री जी का, पार्टी का, संगठन का। उन्होंने मुझे एक और मौका दिया और 5 साल और पूरे मन से जनता की सेवा करूँगा। राजू जी, ये मौका लग रहा था जो आपको मिल सकता भी नहीं मिल सकता, फिर भी आपको मिल गया। आप पहले बीजेपी का कैंडिडेट हो जो दूसरा बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसके पहले जसवंत सिंह आया चला गया, उसके बाद आलूवाला जी आया चला गया। इस बार भी ऐसा माहौल बना था। यही तो खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि यहाँ ममता और उनके भतीजे बैठ के तय नहीं करते। और हमारी पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है कि इसके बाद इसको मिलना, इसके बाद उसको मिलना। मतलब अगला हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कौन होंगे ये किसी को पता नहीं होता, अगला हमारा कैंडिडेट कौन होगा ये किसी को पता नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, यही हमारी ताकत भी है। और आज अगर टीएमसी का कैंडिडेट चुनना होता, उनके अपने पैरामीटर रहते हैं, क्योंकि वो परिवार में उनको फिट करना पड़ता है। हमारे यहाँ अलग होता है। और दूसरी हमारी पार्टी की खासियत है, यहाँ पे हम अपने लिए कुछ नहीं तय करते, हमारे नेतृत्व हमारे लिए तय करते हैं। और जैसा आदेश मिलता है, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह हम सब लोग उस काम में जुट जाते हैं। ये सही है। हम राजनीति में जनरली टीएमसी से आप पूछोगे, 2 चीज के लिए राजनीति में रहते हैं। एक पैसा यानी भ्रष्टाचार के लिए, दूसरा पावर के लिए। और हम राजनीति में पावर या पैसे के लिए नहीं है, हम जनता की सेवा के लिए राजनीति। ये तो सब पॉलिटिशियन बोलते हैं जनता की सेवा के लिए, वो तो सही है। वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। हम जो बोलते हैं करते भी वही है। राजू जी, ये आप पहला यहाँ का बीजेपी का पहला एमपी था जसवंत सिन्हा जी, दूसरी बात नहीं दिया उनको। उसके बाद आलूवाला जी, उनको भी नहीं दिया। आप काम के लिए काम किया, इसलिए आपको मिला है टिकट। देखिए, आज चुनाव प्रचार में आप सिलीगुड़ी हैं, आप जाइएगा, टीएमसी के नेता पता है क्या बोल रहे हैं अपने कार्यकर्ता को, अंचल प्रमुख को या उनके पंचायत के लोगों को? बोला आप ये बूथ जिता दो, हम आपको बाइक देंगे। यानी हमारा स्वाभिमान वो एक बाइक में खरीदना चाहते हैं। और पता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या सांसद या नेता क्या बोलता है? आप वोट दो मोदी जी को, हम हर घर जल देंगे। आप वोट दो मोदी जी को, हम 5 किलो राशन हर महीना देंगे। आप वोट दो मोदी जी को, हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पक्की सड़क बनाएंगे। आप वोट दो, युवाओं को हम रोजगार देंगे। आप वोट दो, आपका आने वाला भविष्य अच्छा होगा। आप वोट दो,
बंगाल ताकतवर बनेगा। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, देश ताकतवर बनेगा। आप वोट दो, हमारा समाज ताकतवर बनेगा। ये हमारा प्रचार का तरीका है। लेकिन टीएमसी कहता है आप बूथ जिता दो, हम आपको बाइक देंगे। तो इससे आपको साफ पता चलता है। और जहाँ तक आपने बताया, हमारे यहाँ बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं। संगठन है, संगठन के साथ साथ परफॉर्मेंस है, और उसके अलावा जो है हमारा नेतृत्व, जैसा मैंने बताया, हम सब के लिए क्या करना वो तय करता है। तो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं पड़ता। तो सही है राजू जी, ये सरकारी जो तहवील आता है, सरकारी जो पैसा है वो खर्च करने के बाद भी आप पर्सनल कैपेसिटी में आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो CSR ये है, बहुत सब काम आप करते हो ना। देखिए, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, आज तक ये सवाल किसी ने नहीं पूछा, आप पहले चैनल हो और आपने पूछा है तो मैं बताऊंगा। मैं पूरे दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी क्षेत्र में 200 गाँव में 1 टीचर स्कूल चलाता हूँ। और मैं इसको राजनीति से अलग रखा है। अपने पैसे से? हाँ, अपने पैसे से। 200 गांव के अंदर में रोज 30 बच्चे वहाँ पे, जो 5वीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई यानी ट्यूशन लेते हैं। स्कूल में जो पढ़ते हैं हम उनको और अच्छे से उनको समझाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा उनके संस्कार कैसे हो, उनका व्यवहार कैसा हो, उनका स्वभाव कैसा हो, वो फिट कैसे रहे, वो स्वस्थ कैसे रहे, वो बीमार कैसे नहीं पड़े, मतलब यानी एक मॉरल एजुकेशन से लेकर के स्कूल की पढ़ाई तक मदद करना, और उन बच्चों के माध्यम से उस गांव के अंदर में एक अच्छा वातावरण बने और गांव आदर्श बने। अल्टीमेट लक्ष्य ये है। तो 200 गांव में वो करता हूँ। और इसी तरह जो है, मेरे पास कोई भी आता है, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। और क्योंकि मैं बहुत ज़मीनी कार्य करता हूँ। मेरी माँ, मुझे अभी भी याद है, बचपन में साग सब्जी बाजार से लेकर के आती थी, वो बेचती थी, और उसमें से 20 रुपये 15 रुपये जो कमाई होती थी, उससे मेरे परिवार चलता था। तो मैंने वो जीवन की तकलीफ़ें देखी है। और आज मुझे कोई कष्ट में, तकलीफ में दिखता है, मेरे पास सब जो कुछ भी रहता है, मैं कोशिश करता हूँ सब कुछ उसको दे दूँ। और सौभाग्य से कह लीजिए, आपके पास मैं जो है, मुझे भगवान ने जितना मैंने चाहा उससे ज़्यादा दिया आज तक। कम उम्र में मेरी पढ़ाई भी हो गई, कम उम्र में मेरी नौकरी भी लगी, कम उम्र में मैं राजनीति भी में आया, कम उम्र में सांसद बना, कम उम्र में दूसरी बार सांसद बन रहा हूँ। और मैं राजनीति करता हूँ, मैं कंपनी में भी काम करता हूँ, वहाँ से मुझे तनख्वाह मिलती है। मैं भारत सरकार को हर साल टैक्स भी देता हूँ, 3.5-4 करोड़ रुपया, और जो पैसा बचता है उससे राजनीति करता हूँ, उससे सेवा करता हूँ। राजू जी, पहाड़ का PPS यानी परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, इसके बारे में आपका क्या राय है? दार्जिलिंग को बहुत लूटा है पश्चिम बंगाल ने, और पश्चिम बंगाल की सरकार ने जब भी, चाहे वो CPM हो चाहे TMC हो, सिर्फ और सिर्फ दार्जिलिंग को ठगने का काम किया। हमें गर्व होता है, पश्चिम बंगाल की पहली म्यूनिसिपैलिटी दार्जिलिंग में बनी थी। और पश्चिम बंगाल यानी देश में ऐसा कहते थे कि जो देश आज सोचता है वो पश्चिम बंगाल एक दिन पहले सोचता है, और पश्चिम बंगाल में भी एक दिन पहले सोचता दार्जिलिंग था। आपको पता ही है इतिहास। लेकिन आज जो है दार्जिलिंग की ऐसी स्थिति CPM, कांग्रेस और TMC ने बना के रखी है, हमें बड़ा कष्ट होता है। और यहाँ के रिसोर्सेस को सिर्फ जो है लूटा गया है। हमसे 100 रुपये लिया और बदले में जो है हमको 10 रुपये दिया, उसमें भी 5 रुपये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा है। लेकिन पिछले 3 टर्म में तो बीजेपी के ही MP है दार्जिलिंग से। कर रहे ना, बीजेपी के MP 2 थे, उससे पहले भी किया, मैं भी कर रहा हूँ, और इसीलिए तो आज मैं दोबारा रिपीट हुआ हूँ। जनता की बहुत बड़ी ताकत है उसमें। 2 MP तो रिपीट नहीं हुआ। मैं उस पर नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा। वो बहुत सुलझे हुए बड़े नेता थे, और वो हमारे लिए आदरणीय है, उनसे हम प्रेरणा भी लेते हैं, जीवन में आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन कुल मिला के हमने ये कहा है, भारत के संविधान एक ऐसा संविधान है, भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर के कोहिमा तक हर समस्याओं का समाधान उसमें छुपा हुआ है। और दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता का भी जो ये राइट है, ये उनका हक है, ये उनको भी न्याय मिलना चाहिए। भारत सरकार ने कहा है कि हम स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे जो भारत सरकार के अंतर्गत होगा, और गृह मंत्री जी के साथ कई वार्ता भी उसके लिए हो चुकी है। पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में बिमल गुरुंग आपको खुल करके सपोर्ट दिया था, बिमल गुरुंग का सपोर्ट आपको मिला था। इस बार गुरुंग जी का क्या है? 2019 में हमारे साथ थे, 2021 में TMC के साथ थे, 2024 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और वो जब भी जिसके साथ जाते हैं खुल के ही जाते हैं। 21 में भी उन्होंने ममता दीदी को पूरे मन से सहयोग किया था। और मैं तो देखिए, मेरे लिए राजनीतिक अपने संबंध अलग है, लेकिन मेरे लिए तो बड़े भाई के समान है, क्योंकि मैं राजनीति में हूँ तो उनका भी उसमें बड़ा योगदान है।
और 2019 में जो तकलीफ़ में रहते हुए उन्होंने मेरी मदद की, मैं हमेशा जीवन भर उनका ऋणी रहूँगा। और इस बार उनको ये पता था, जो 2021 में आए उनके ऊपर फेक चार्जेस, फेक केसेस लगाए जाते थे, इसलिए उनकी ये मजबूरी थी कि उनको घर वापस आना था, क्योंकि सारे युवा मतलब पश्चिम बंगाल से या दार्जिलिंग से बाहर रहने को मजबूर थे, तो उन युवाओं के खातिर उनको आना पड़ा, आए। फिर उसके बाद कभी वो टीएमसी के साथ रहे भी नहीं चुनाव के बाद, और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आए हैं और उन्होंने ये मन बनाया है कि पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से जिताएंगे। मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेरा ये मानना है, हम छोटे छोटे दलों में, छोटे छोटे मन के कारण अलग अलग टुकड़ों में रहने से अच्छा हम संगठित रहे, हम मजबूत रहेंगे, ताकतवर रहेंगे। लेकिन वो गुरुंग 19 का गुरुंग और 24 का गुरुंग तो एक नहीं है, वो पावर तो नहीं है। अब मैं तो देखिए राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का हूँ, तो मैं उनके ऊपर में मतलब क्या है नहीं है वो तो वो बताएंगे या उनका प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ वो एक ईमानदार और अपनी जाति के लिए, अपने समाज के लिए लड़ने वाले नेता है। जाजू जी, इस बार आपका जो अगेंस्ट में है मिस्टर लामा, वो भी पहाड़ की है, उसका साथ अनेक थापा है, क्या बोल रहे हैं उनको? ऐसा है, एक तो गोपाल लामा जी एसडीओ तक पद तक वो पहुँचे हमारे समाज से ही हैं, तो इस बात का हमें गर्व होता है। कोई भी गोरखा समाज का व्यक्ति इतने उच्च पद तक पहुँचता है तो वो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए एक उपलब्धि है। लेकिन वो व्यक्ति भी सही है, अच्छे हैं, बुजुर्ग हैं, अच्छा अनुभव है, लेकिन उनके पास जो सिंबल है वो हमको नहीं पसंद है। क्योंकि 2017 की घटना आपको पता है, 13 हमारे गोरखा भाई बहन बीच सड़क पे उनको गोली से मार दिया गया, और वो खून के छींटे आज भी उस सिंबल, टीएमसी के सिंबल में दिखता है हमें साफ साफ। इसीलिए पहाड़ की जनता कभी इस चीज़ को भूल नहीं सकती। और मैं ये कहता हूँ व्यक्ति अच्छे हैं, लेकिन गलत पार्टी उन्होंने चूज किया है, और उनकी स्थिति आज ऐसी है टीएमसी की। आप पहाड़ में नॉमिनेशन फाइल हुआ, आपने देखा होगा कि जब टीएमसी का नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कैंडिडेट पहाड़ जाता है, वहाँ एक भी टीएमसी का झंडा नहीं दिखता, वहाँ बीजेपीएम पार्टी का झंडा दिखता है। वो प्रचार कर रहे हैं सिलीगुड़ी में, पहाड़ में प्रचार कर रहे हैं अनित थापा, ऐसा लगता है एक ही सिंबल में 2 कैंडिडेट खड़े हैं। तो ये वास्तविकता है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, आप टीएमसी के अपने नेता से पूछना, उनको पता है, क्योंकि सिलीगुड़ी टीएमसी के लिए वो चॉइस थे ही नहीं, उनको तो थोप दिया गया, इसलिए उनके साथ नहीं है। इस बार तो अच्छा है, कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया है। और मैं तो देखिए सबका नेता हूँ, मैं टीएमसी का भी सांसद हूँ, सीपीएम का भी सांसद हूँ, बीजेपी का भी हूँ। 30 लाख की जो हमारी जनता है, मैं सबका सांसद हूँ, सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, हम सब एक परिवार की तरह हैं। इसलिए मैं तो सबसे अपील करता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, मोदी जी को वोट दें, और आप देखना इस बार टीएमसी के भी 50% से ज़्यादा कार्यकर्ता और सपोर्टर जो है मोदी जी को वोट दें। आपका खुद का पार्टी का एमएलए विष्णु प्रताप शर्मा, वो आपका अगेंस्ट में है, उसके बारे में आपका क्या है? ऐसा है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, बहुत सारे लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होता है, उनकी भी इच्छा है, तो मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन मेरी शुभकामनाएं ये है कि वो लड़े और खूब जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट ले सकते हैं वो कोशिश करें। मुझे नहीं लगता 1000 से ज़्यादा वोट उनको मिले।